हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वन शॉट देखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो के अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो कर लेना उन क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को समझने से पहले इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम किसी भी पार्टिकल की वो सबसे छोटी यूनिट है जो हो सकता है अकेले एग्जिस्ट कर भी सके और ना भी कर सके। जैसे अगर मैं बात करूं एच की, एच क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम है, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन का एक एटम अकेला नहीं पाया जाता है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम भी हीलियम गैस का एक सिंगल एटम है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करेगा ही करेगा। मतलब जैसे अभी मैंने बोला हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, अब मैं यहाँ हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल ले रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 गैस से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो H2 है ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, और इस एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं, दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो मिले हुए हैं। मतलब दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन गैस का, और इस हाइड्रोजन गैस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इसके पास आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सल्फर है और चार क्या है? ऑक्सीजन एटम है। तो ये नीचे जो भी नंबर लिखे रहते हैं बेसिकली वो एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं? कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। उसी चार्ज्ड स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक ये न्यूट्रल बॉडी थी जिसपे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब आपने क्या करा? इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जो बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज वाली क्वांटिटी ज्यादा हो गई, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज वाली क्वांटिटी कम हो गई। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? अनायन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बॉडी ने या एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और इस स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? कटायन बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पे मान लीजिए x कोई एलिमेंट है और ऊपर ये जो a लिखा है ये बताता है मास नंबर को, और नीचे ये जो z लिखा है ये बताता है एटॉमिक नंबर को। मास नंबर हमें क्या बताता है? मास नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो हमें क्या बताता है? मास नंबर बताता है। और अभी आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे बोले जाए कि मास नंबर क्या बताता है, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है, जो कि हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके। वहीं Z जो होता है ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और अभी हमने पीछे देखा था कि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे किसके? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के। अब मास नंबर जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएंगे। तो आपसे कभी कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड करके। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास एक एटम है सोडियम का, आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बताने हैं। ठीक है, आपको सोडियम का मास दे रखा है, यानी सोडियम का रिप्रेजेंट दे रखा है 11 और 23 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास सोडियम का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है 11 और 23। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 23 हैं। मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो नीचे लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, तो ये कितने हैं, 11 है। कितने हैं ये, 11। तो अगर सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे को यहां से पता ही चल गए कि 11 है। अब क्या इसके ऊपर आपको कोई प्लस या माइनस चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, सर बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है, तो 11 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, सर ए माइनस जेड, 23 माइनस 11, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 12 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए Na प्लस की बात करते हैं। Na प्लस के लिए कैसे निकालेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर जो नीचे लिखा होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मैंने बोल दिया ठीक है 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर अभी तो आपने निकाले थे 11 है, नहीं, गलत हो जाएगा। इस बार इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। इस बार क्या है, इस बार इस स्पीशीज के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये देखो प्लस चार्ज लगा हुआ है। तो अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब आता था, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे जाते थे, और इलेक्ट्रॉन जब हम लूज करते थे तो इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाते थे। +1 चार्ज लगे होने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा गया है। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, लूज कितने कर दिए, 1, बचे कितने, 10। तो कितने हो जाएंगे ये, 10। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 12। तो आप यहां से एक चीज देख सकते हो, बॉडी पे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कभी चेंज नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बॉडी पे प्लस या माइनस चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेंगे। क्या चेंज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करके फाइनल आंसर आएगा, और अगर माइनस चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। सर कितना नंबर ऐड करेंगे, जितना चार्ज है, +1 चार्ज है अगर मान लीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, -1 चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, इस तरीके से। तो आप क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, कि एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। One atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of mass of one carbon 12 atom। मतलब जैसे मान लीजिए हमें क्या करना था, हमें एटम का वेट फाइंड करना था कि एटम का वेट कितना होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक नई यूनिट बनाई जिसको हमने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसको 1 AMU या फिर 1 यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। अब बात आई कि इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा देखो हमारे पास ना एक कार्बन 12 एटम होता है। सर ये कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन के बेसिकली 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला एक 14 वाला। मतलब एक वो आइसोटोप जिसमें मास नंबर 12 है, एक वो आइसोटोप जिसमें मास नंबर 14 है। तो इन्होंने कहा उस कार्बन को लो जिसका मास नंबर कितना है, 12 है, और उसके एक एटम का जो भी मास होगा, उसके एक एटम का जो भी मास होगा उसका 1/12 कर दो, उसका क्या कर दो, 1/12 कर दो, तो आपको एक AMU मिल जाएगा, आपको एक AMU मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक AMU क्या है, एक AMU बराबर होता है 1/12
इनटू में मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और इसको जब सॉल्व करा जाता है तो 1 AMU बराबर आता है 1/Na के। सर ये Na क्या है? Na हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है अवोगाद्रोज नंबर। क्या बोला जाता है? अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये बेसिकली जैसे आप 1 दर्जन कोई बोले तो आप क्या समझते हो? 12 पीस। उसी तरीके से कोई बोल दे अवोगाद्रो नंबर तो वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखना कि 1 AMU जो होता है वो 1.67 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम होता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या टॉपिक आता है हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास। होता क्या है एवरेज एटॉमिक मास? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास नेचर में कार्बन के 2 तरीके के आइसोटोप्स थे, मतलब ऐसे कार्बन पाए जा रहे थे जिनमें कुछ कार्बन का मास 12 ग्राम था, मतलब या फिर कुछ कार्बन का मास नंबर 12 था और कुछ कार्बन का मास नंबर 14 था। तो अब बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि किसको लेंगे हम। तो हमने क्या करा, हमने एवरेज मोलर मास डिफाइन करा। हमने एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे पता करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास होता है समीशन ऑफ फ्रैक्शनल अबेंडेंस। फ्रैक्शनल अबेंडेंस मतलब नेचर में उसको पाए जाने की प्रतिशत क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेचर में 100 ग्राम कार्बन मिल रहा है तो उस 100 ग्राम कार्बन में से कितना ग्राम कार्बन कार्बन मास नंबर 12 वाला है और कितना ग्राम कार्बन मास नंबर 14 वाला है, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल अबेंडेंस। इनटू में उसका एटॉमिक मास, इनटू में उसका एटॉमिक मास। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करके दिखाइए। आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे अगर हमें पेपर में दे दिया जाए। तो ये कह रहा है फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ क्लोरीन 35 हैज 3/4 फ्रैक्शनल अबेंडेंस एंड 1/4 फ्रैक्शनल अबेंडेंस। एंड यहां पे क्लोरीन 36 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया? समीशन। समीशन का मतलब होता है दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करते हुए चलना है, जितने भी आपको स्पीशीज दी गई हैं उन सबको। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 36। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को, किस चीज के प्रोडक्ट को? फ्रैक्शनल अबेंडेंस एंड एटॉमिक मास के प्रोडक्ट को ऐड करते हुए चलना है आपको। तो देखिए क्लोरीन 35 का अबेंडेंस कितना दे रखा है? 3/4। तो 3/4 इंटू में 35, इसका मास नंबर क्या है? 35, प्लस में 36 का फ्रैक्शनल अबेंडेंस कितना है? 1/4 इंटू में 36। तो इसको आप करेंगे ये 9 आ जाएगा और ये तो कटेगा नहीं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे ये 105 अपॉन में 4 प्लस में 9 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 36। तो ये आपका आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा आपके पास। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 इधर जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, और 10 आ गया तो 4 2 जा 8, 35.25 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 35.5 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं? 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, या मैंने मल्टीप्लीकेशन सही करी एक बार देखना। 4 को आप इससे करोगे 3 से 12, 2 आ जाएगा 21। 4 को 5 से करोगे 20 आ जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, पॉइंट लेंगे 0। 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। हाँ ठीक है, यही आएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अबेंडेंस का या एवरेज मोलर मास निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, उन एटम का जो भी एटॉमिक मास है उसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। सर अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट है तो वही एटॉमिक मास वही मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे CH4 का आपसे बोलूं कि मोलर मास निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर कार्बन होता है 612 और हाइड्रोजन होता है 1 1। ठीक है, तो एक कार्बन का मास नंबर कितना है 12, प्लस में एक हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4, तो अगर एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन के 4, तो कितना आ गया 16 AMU। ठीक है, या फिर 16U। क्लियर है, ऐसे करेंगे। H2O की बात करेंगे अगर हम, तो एक हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखते हो, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन के लिए 2, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो यहां 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा 18U। ये एक मॉलिक्यूल का मास आप निकाल रहे हो, कितने मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। आइए नेक्स्ट, जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 में मेरे को बताइए हाइड्रोजन 1 1 होता है। ठीक है, सल्फर अगर हम बात करें तो ये 32 होता है, और अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये हमारे पास 16 होता है। सर हमें तो ये याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरे को भी याद नहीं है भाई, आपको पेपर में देगा वो ये वैल्यूज, आपको बताएगा कि हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सल्फर का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, या उसका मास नंबर कैसा है, वो सारी चीजें बताएगा। तो एक हाइड्रोजन के लिए एक है तो दो हाइड्रोजन के लिए दो, तो दो कर दिया, प्लस में एक सल्फर के लिए 32 है, कितने सल्फर है एक ही है तो 32, प्लस में ये मेरे ख्याल से 36 होता है। ठीक है, कितना होता है ये 36 होता है, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा 36। और हम अगर बात करें इसकी क्या कहते हैं ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन का 16 है तो चार ऑक्सीजन का 64, कितना आ जाएगा 64, है ना, नहीं सल्फर का 32 ही होता है। ठीक है, ये 32 ही देगा वो आपको, सल्फर का कितना होता है 32 ही होगा, तो ये 32, सॉरी ये कितना होगा 32 होगा। तो इनको आप जब ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 4 8 और ये 98, कितना आ जाएगा 98U। ये आपका क्या आ जाएगा मोलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आइए आगे आते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, इसका कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए एक कार्बन के लिए 12, एक हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो कैसे निकालेंगे, एक कार्बन के लिए 12 है तो 6 कार्बन के लिए सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस में एक हाइड्रोजन के लिए एक है, 12 हाइड्रोजन है तो सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16 है हमारे पास, एक ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 16 है, और 6 ऑक्सीजन है तो सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा जब आप इसको करेंगे, 12 6 72 प्लस 12 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 96, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 2 4 और 4 और 6 10, तो 0, और ये आपका आ जाएगा 180, तो 180U आपका क्या होगा एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो आई होप अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे लिए मोल। क्या है टॉपिक का नाम, मोल। ठीक है, मोल बताते क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं एक नंबर बनाते हैं, जैसे आप एक दर्जन सुनते हो, एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12, इसी तरीके से आपने एक टर्म और सुनी होगी ग्रोस। ठीक है, GROSS ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है 144, ग्रॉस का मतलब क्या होता है 144। इसी तरीके से हमने भी केमिस्ट्री में एक नंबर बनाया मोल, जो मोल होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। सर ये तो अभी आपने कहा था कि अवोगाद्रो नंबर है, सही बात है, एक मतलब एक मोल में कितने नंबर होते हैं, अवोगाद्रो नंबर होते हैं। ठीक है, या एक मोल किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है क्या मोल, इट इज
इट इज रिप्रेजेंट अ नंबर नोन एज अवोगाद्रो नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को जिसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए आपसे, डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, वन मोल इज डिफाइंड एज द one mole is defined as that contain as many particle as present in 12 ग्राम of carbon। मतलब 12 ग्राम कार्बन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 12 ग्राम, एक मिनट, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। क्या है, 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। और इसकी जो वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करी तो वो निकल के आई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब यहां पे एक बात लिखना नोट डाल के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चीजें इजी बना देगी। कैसे आया कैसे नहीं आया वो भी आप मत सोचना, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को आपको आपके सिलेबस के बाहर की चीजें बतानी पड़ जाएंगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, वो आपके पेपर में पूछेगा नहीं। तो सर आप क्या बता रहे हो, देखो जब भी आपसे कोई भी एक एटम का मास पूछेगा, क्या पूछेगा, एक एटम का मास, आप क्या करोगे, उसका मास नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे, उसका मास नंबर, और उसके पीछे यूनिट क्या लगा दोगे, यू या फिर एएमयू। क्या यूनिट लगा दोगे, यू या फिर एएमयू। वहीं आपसे कोई बोले कि मेरे को बता दो वन मोल एटम का मास, किसी भी एटम के 1 मोल एटम का मास बता दो, तो आप क्या करोगे, तो आप मास नंबर लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे ग्राम से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ग्राम से। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं दूं, एग्जाम्पल के लिए अभी हमने पीछे सॉल्व करा, क्या सॉल्व करा कि एक मॉलिक्यूल अगर CH4 का है तो उसका मास कितना आएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 60U। क्या आएगा, 16U। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे को एक मोल CH4 का मास बताओ, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बस 16 लिखो क्योंकि हमने निकाल लिया था वो, और यहां क्या लगा दो, ग्राम। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि यू आप कभी भी डिफाइन करोगे तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करोगे, और अगर आप उसी नंबर को ग्राम में लिख देते हो तो वो एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर अब ये मोलर मास क्या होता है ये बता दो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मोलर मास की बात कर लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व करा था C6, क्या कहते हैं, अभी हमने पीछे सॉल्व करा था C6H12O6। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया था, इसके एक मॉलिक्यूल का सर अभी हमने मास निकाला था 180U आया था। मैंने कहा ठीक है, इसके एक मोल का मास कितना होगा, सर इसके एक मोल का मास अभी आपने बताया कि जो भी मास नंबर आता है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। तो सर ये आ जाएगा 180 ग्राम। मैंने कहा ये जो आपने एक मोल का मास लिखा है C6H12O6 के, एक, ये तो चला गया, एक मोल C6H12O6 का जो मास लिखा है आपने 180 ग्राम, इसी 180 ग्राम को हम मोलर मास बोलेंगे। इसी 180 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, जैसे देखिए यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं, जैसे मोलर मास ऑफ वाटर। अभी हमने पीछे निकाला था कि एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना था, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास था हमारे पास 18U। मेरे को एक मोल मॉलिक्यूल H2 का मास बताना है, एक मोल मॉलिक्यूल H2O का मास बताना है, तो कितना हो जाएगा वो,
तो वो आपका हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से NaCl के लिए 58.5 ग्राम आता है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोल्स के एक दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। मोल्स का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मान लीजिए आपको मास ना देके आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाए और बोला जाए इसमें बता दो कितने मोल्स हैं, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि एक मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको जितने भी पार्टिकल दिए जाएं उसको डिवाइड कर देना Na से, तो आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स मिल जाएंगे। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो सुनो, आपको मैंने ये कहा कि एक पेंसिल, जैसे ये एक पेंसिल है, ये 10 रुपए की है। ये कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए दिए। मैंने आपको क्या करा? 100 रुपए दिए और मैंने बोला आप कितनी पेंसिल खरीद लोगे? तो आपने बोला 10। मैंने बोला कैसे निकाला आंसर? तो आपने बोला सर सिंपल सा मैथ था, मेरे पास एक पेंसिल थी जो 10 रुपए की थी और मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैंने उस 10, एक पेंसिल क्योंकि 10 रुपए की थी, मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैंने 10 से उसको डिवाइड करा, वैल्यू निकल के आई 10, मतलब मैं 10 पेन खरीद सकता हूं। इसी तरीके से आपको पता है एक मोल में Na पार्टिकल है, आपसे पूछ लिया जाए कि किसी इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे, तो उस पार्टिकल को डिवाइड कर दोगे Na से, तो आपको मोल मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोल्स का, जो कि है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। और इस वॉल्यूम ऑफ गैस को किस में लिखोगे? लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ आप किसके लिए लगाओगे? ओनली फॉर गैस। सिर्फ ये फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? गैस के लिए लगाओगे। और कब लगाओगे? जब वो गैस STP पे होगी। सर ये STP क्या होता है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि 273 केल्विन का टेम्परेचर, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 atm का प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आपको 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स बताने कितने होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सर मोल्स के तो आपने 3 फॉर्मूले बताए। एक आपने बोला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक आपने बोला कि क्या कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, और एक आपने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सर मैं कौन सा लगाऊंगा? बहुत कंफ्यूजन होती है सर। आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है आप उसके हिसाब से फॉर्मूला सोचेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ग्राम दे रखा है, मतलब मास दे रखा है, तो आप मास का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म में? मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मास के टर्म में? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास? सर क्वेश्चन में गिवन मास है 4.4 ग्राम। मोलर मास क्या होता था? सर आपने कहा था कि जो मोलर मास होता है वो एक मोल का मास होता है, तो मैंने कहा जरा बताओ एक मोल CO2 का मास कितना होगा? तो आपने कहा सर अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करूं? एक मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक कार्बन का तो सर 12 होता है, एक कार्बन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया? चलिए कोई नहीं, दोबारा कर देता हूं मैं। 1 मिनट वेट करना। क्या हो गया ये? चलिए वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या आया सर? आपने ये कहा कि एक कार्बन का तो मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16,
मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया, तो सर ये आ जाएगा 44 U। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, मेरे को एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो सर आपने बताया था कि इसी को ग्राम में लिख दो, तो हमने इसी को ग्राम में लिख दिया। तो यही क्या है, मोलर मास है। तो सर यहाँ वैल्यू डाल दो 44 ग्राम। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, ये 4.4 है, ये 44 है, तो सर ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल। कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट में आंसर बताएं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 132 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। आपको बताना है कि 132 ग्राम CO2 कितना वॉल्यूम लेगी किसी भी STP पे। तो सर कैसे करेंगे ये सवाल। मैंने कहा सबसे पहले क्या निकालो, मोल। क्या दे रखा है सर, मास दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मास वाला। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। गिवन मास कितना है, 132 ग्राम। और सर अभी हमने मोलर मास निकाला, कितना आया, अभी हमने मोलर मास निकाला 44 ग्राम आया। तो ग्राम से ग्राम गया, 44 से इसको काटोगे 3, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए सर हमारे पास 3। कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 3। ठीक है सर, लेकिन मोल्स तो उसने पूछे ही नहीं है हमसे। हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने मोल्स निकाल लिए, तुमने कहा हाँ सर हमने निकाल लिए मोल। मैंने कहा मोल का फॉर्मूला पता है वॉल्यूम के टर्म्स में, तुमने बोला हाँ सर, मैंने बोला लगा दो। तो मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला एक और होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और ये किस में रखते हो, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो मोल्स कितने दिए गए हैं, 3। इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई 22.4, और ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 22.4 है ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 2 1 3 2 जा 6 1 7 3 2 जा 6, 67.2 लीटर ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल आपके 11th क्लास में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है सर, ये स्टोशियोमेट्री होती क्या है, स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है मासेस एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन करना। सर जैसे मैंने कहा अभी रुक जाओ, एग्जांपल से समझाऊंगा डायरेक्ट। हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन दे दी है मेरे को, जिसमें एक ए और बी ये दोनों आपस में रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं। ठीक है सर, ये आपने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या लिखा है। मैंने कहा 10वीं क्लास में रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, आपने बोला हाँ सर। तो मैंने कहा इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो जब आप बैलेंस करोगे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे हो सकता है 1 लिखा आ जाए, यहाँ पे 2 लिखा आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, कुछ भी नंबर आ सकता है। आपने बोला हाँ सर। तो मैंने कहा ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये वही नंबर है, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है ये क्या है, ये वही नंबर है जो आप मेरे बैलेंसिंग में लिखोगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इन नंबर्स को हम वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ गैसेस के लिए। किनके लिए, गैसेस के लिए हम इनको वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी अगर लिक्विड हो या सॉलिड हो, कुछ भी हो, या गैस ही क्यों ना हो, आप इसको मोल और मॉलिक्यूल भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर मेरी मानो तो मोल कंसीडर करना ज्यादातर केस में। ठीक है, बाकी कंसीडर तो मोल भी कर सकते हो, मॉलिक्यूल भी कर सकते हो। ठीक है सर, इससे होगा क्या। मैं कहा अभी रुक जाओ भाई, अभी धीरे धीरे आगे देखो, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। सर स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी कैसे होती है, तो देखिए स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो उस सब्सटेंस के जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। जैसे साथ में एक क्वेश्चन कराता हूं मैं,
जैसे मेरे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन ड्यूरिंग कंबशन। ड्यूरिंग कंबशन, जब मैं मीथेन को जलाऊंगा तो वो कितना पानी बनाएगा, आपको ये बताना है। और मीथेन कितना जला रहा हूं मैं, 16 ग्राम। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो वो क्या करता है, वो CO2 गैस बनाता है और H2O लिक्विड बनाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। इस रिएक्शन को क्या करिए, बैलेंस। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, एक कार्बन है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दोगे। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसको मैं 1 मान सकता हूं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसको 1 मान सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे। हमने क्या कहा पहले स्टेप में कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है उससे मोल निकाल लो। किसका मास दिया गया है, ये मीथेन का। तो सबसे पहले मोल निकाल लो, किसके, मीथेन के। किसके मोल निकालोगे, मीथेन के। कितने आएंगे, सर फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सर गिवन मास है 16 और मोलर मास आप निकालोगे सर तो वो भी 16 आएगा, हमने अभी पीछे करा था। सर मैं तो भूल गया, बता दो एक बार फिर से। देखो एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 प्लस में एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 प्लस 4 16। तो एक मॉलिक्यूल का 16U, एक मोल मॉलिक्यूल का 16 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास। इसका कट्टा पिट्टी कर दो, कट्टा पिट्टी करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ गए, सॉरी हमारे पास मोल्स कितने आ गए, मोल्स हमारे पास आ गए 1। सर हमें CH4 के 1 मोल दे रखे हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है इसने, आगे इसने बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या बोला है इसने, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। केमिकल इक्वेशन को लिखिए और उसको बैलेंस करिए। तो मैंने केमिकल इक्वेशन को पहले ही लिख दिया और इसको हमने पहले ही बैलेंस कर लिया। ठीक है, चलिए सर थर्ड स्टेप क्या है, कंपेयर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस गिवन। आपको जो भी चीज दी गई है उसकी स्टोइचोमेट्री और सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड, और जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है उसकी स्टोइचोमेट्री को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है मीथेन की, निकालनी किसकी है, वाटर की। तो इस इक्वेशन में उन दोनों की स्टोइचोमेट्री को कंपेयर कर लो। सर कैसे कंपेयर करते हैं, देखो मैंने कहा ये रिएक्शन आपको क्या बता रही होगी, ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि अगर मैं 1 मोल, सॉरी 1 मिनट रुकना, कि अगर मैं 1 मोल CH4 लूंगा या 1 मोल CH4 को मैं हीट करूंगा तो उससे 2 मोल H2O बनेगा। स्टोइचोमेट्री कंपेयर करना मतलब दोनों के नंबर कंपेयर करो। मैंने इन दोनों के नंबर को क्या मान लिया, मोल मान लिया। तो मैंने ये कहा इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। अब आपको दिए कितने मोल गए हैं, आपको 1 ही मोल दिया गया है, तो इसके बनेंगे कितने मोल, 2 मोल। तो 1 मोल H2O का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ H2O का जो मास होता है, या चलो मैं इस तरीके से ना करके आपको फॉर्मूले से ही कराता हूं, ठीक है, इससे आपको मुश्किल क्या पता हो जाए। देखिए तो मोल हमें कितने गिवन है, सर 1। गिवन मास अपॉन में मोलर मास का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को पानी का वेट निकालना है ना। मोल तो मैंने पता कर लिए 2 आएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सर इसको 2 रखो, ठीक है, क्योंकि पानी तो 2 मोल बना है तो 2 मोल। अब गिवन मास हमें पता करना है, मोलर मास पानी का हम निकाल चुके हैं, 18 ग्राम आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो मास कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। मतलब जब मैं 16 ग्राम मीथेन को जलाऊंगा, जब मैं 16 ग्राम मीथेन को जलाऊंगा तो जो पानी बनेगा वो 36 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा,
36 ग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अब इस क्वेश्चन को उसने ट्विस्ट कर दिया, उसने आपसे बोला कि अगर मेरे को 22 ग्राम CO2 बनाना है तो मेरे को कितना मीथेन चाहिए होगा। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो भी चीज दी गई है उसके मोल निकाल लो। तो सर ठीक है, मोल निकाल लेते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मोल निकालने का फॉर्मूला सर, क्योंकि मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास रख दो। गिवन मास सर कितना है 22, और मोलर मास अभी तक हम निकाल चुके हैं कई बार, कितना आएगा 44। सर इसको आप डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा, मतलब कि 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। लग जा भाई पॉइंट, 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता था सर, रिएक्शन लिखनी है हमें। वही मीथेन का जब आप कंबशन कराओगे तो वो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, प्लस में पानी बनाएगा। अब इस रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। सर यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन हो गई, तो यहाँ 2 लग जाएगा। कंपेयर कर लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। सर अब हमें क्या करना होता था कि जो गिवन होता था उसकी स्टोइचियोमेट्री और जिसकी वैल्यू निकालनी होती थी उसकी स्टोइचियोमेट्री कंपेयर करते थे। तो मैंने कहा CO2 गिवन है, निकालना CH4 है। तो क्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना ये, प्रोड्यूस होगा 1 मोल CH4 से। आपने कहा हाँ सर। तो मैंने बोला जरा मेरे को ये बता दो, हाफ मोल CO2, क्योंकि हमें गिवन क्या है, हाफ मोल गिवन है ना, हाफ मोल गिवन है। तो हाफ मोल CO2 कितने CH4 से प्रोड्यूस होगा। तो तुमने कहा सर अगर मान लो एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 4 रुपए की। तो मैंने बोला अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो हाफ मोल से कितना बनेगा, सर हाफ मोल ही बनेगा, हाफ मोल CH4 ही बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको इसके मोल्स मिल गए, अब इसका मास निकाल लो। सर मोल की वैल्यू हाफ रख दी। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास जो कि हमें निकालना है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, और सर मोलर मास इसका होता है 16। तो इसको आप इधर भेज देंगे तो गिवन मास आपके पास कितना आ जाएगा, गिवन मास आपके पास आ जाएगा 8 ग्राम। तो आप अगर 8 ग्राम मीथेन को क्या करोगे, जलाओगे, तो आपके पास 22 ग्राम CO2 बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्रीवियस रिएक्शंस में देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 मोल CH4 को जलाने के लिए मेरे को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। स्टोइचियोमेट्री यही बताती है मेरे को। अगर मान लो मैं ये ऑक्सीजन 1 मोल कर दूं तो क्या अब ये 1 मोल पूरा जलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको 1 मोल CH4 जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर मैं ये ऑक्सीजन 1 मोल कर दूं तो क्या ये पूरा 1 मोल जलेगा। आप खुद सोचो, आपको कोई चीज, जैसे आपको 5 पेन खरीदने, एक पेन 10 रुपए का है तो 5 पेन 50 रुपए के हो गए, आपके पास 30 ही रुपए है, तो क्या आप 5 पेन खरीद पाओगे, नहीं सर। तो उसी तरीके से अगर मेरे को CH4 1 मोल CH4 को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए और मैं ऑक्सीजन 2 मोल नहीं दे रहा, कम दे रहा हूं, तो CH4 भी 1 मोल नहीं जलेगा। इसी चीज को बोलते हैं लिमिटिंग हो जाना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मोल हैं वो जितने चाहिए थे, 2 मोल चाहिए थे, लेकिन 2 मोल है नहीं, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गई, उसके कम पड़ गया, वो ऑक्सीजन कम पड़ गया, तो उसकी वजह से कम CH4 बर्न हुआ, तो उसकी वजह से CO2 बनेगा भी कम और H2O भी बनेगा कम। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में वो रिएजेंट है जो मोल्स के टर्म में या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में या फिर मॉलिक्यूल के टर्म्स में सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं।
तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास। द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल वॉल्यूम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, किसी भी रिएजेंट, किसी भी रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल आएगा तो आपको जो भी रिएक्शन करनी होगी, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे कि कौन कितना बना, वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, वैल्यू चाहे किसी की भी दी हो, आप करोगे किसके हिसाब से? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। आइए सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? आप क्या करना, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना जो भी रिएक्टेंट आपको दिया गया है उसके। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे जो भी रिएक्टेंट आपको दिया गया है उसके, और उसको डिवाइड कर दोगे उसकी स्टोइचियोमेट्री से। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? उसकी स्टोइचियोमेट्री से, कि रिएक्शन को बैलेंस करने पे क्या स्टोइचियोमेट्री आ रही है। चलिए सर, इससे क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन होगी, उसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट तो होंगे ही, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम आए, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं। ठीक है, इस सवाल में आपसे क्या बोला है? इस सवाल में आपसे बोला है कि आपके पास 50 kg ऑफ N2 है एंड 10 kg ऑफ H2 है, जिसको यूज करा गया है अमोनिया गैस बनाने के लिए। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि NH3 कितना बनेगा। ठीक है सर, यहाँ पे हमें तो दिख रहा है 10 kg ऑफ H2O है, मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है। कभी भी मास से चेक मत करना। ठीक है, हमेशा किससे चेक करोगे? मोल से या फिर वॉल्यूम से या फिर मॉलिक्यूल से, मास से चेक मत करना। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले जो भी गिवन से उनके मोल निकाल लो। अगर मैं आपसे बोलूं मोल ऑफ N2 कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर N2 का गिवन मास 50 kg है। हम N2 का मास रखते हैं ग्राम में, तो यूनिट का डिफरेंस है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में। तो जब मैं ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे 10 इंटू में 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम्स हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास कितना होता है? मोलर मास 28 होता है सर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 25 2 1.7 के आसपास आ जाएगा, 1.78 के आसपास आ जाएगा, 10 की पावर 3। ये मोल्स निकल आएंगे N2 के। ठीक है, इसी तरीके से आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, कितना आ जाएगा? गिवन मास कितना है? 10 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 5 इंटू में 10 की पावर 3 मोल्स। ये मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ये वाले मोल्स हैं नाइट्रोजन के। तो अब आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको स्टोइचियोमेट्री पता होनी चाहिए। और स्टोइचियोमेट्री के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा NH3 गैस। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है। कैसे बैलेंस करें? तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ क्या लगा दो? 3 लगा दो, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्री हो गई। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है हमें। LR के लिए मैंने क्या बोला? जो भी मोल्स गिवन है उसको डिवाइड कर दो उसकी स्टोइचियोमेट्री से। जैसे अगर मैं LR फाइंड कर रहा हूं N2 के लिए, तो N2 के मोल कितने गिवन है? 1.78 इंटू में 10 की पावर 3। और सर इसका लिमिटिंग इसका स्टोइचियोमेट्री है 1, तो ये तो वही आ गया 1.78 इंटू में 10 की पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा किसके लिए? मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा हाइड्रोजन के लिए। तो वो कितना आएगा? सर हाइड्रोजन के मोल मैंने बोला 5, 1 मिनट, हमने कहा ये आए थे हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर 3, और इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी आई है? 3, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 7, 1.7। ठीक है, और 1.6 के आसपास आएगा ये, सॉरी 7 नहीं आएगा। ये कितना आएगा? ये आपका 1.6 आएगा। 1 मिनट,
ये आपका डिवाइडेड बाय 3 हो गया, और 3 से आप डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 3। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा छोटी है? ये वाली वैल्यू ज्यादा छोटी है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा छोटी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो जो आपसे पूछा गया था लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आइए अब हमें क्या फाइंड करना है? NH3 कितना बनेगा? तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी वो किसके हिसाब से करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन गैस 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, तो इतने मोल कितना अमोनिया बनाएंगे? तो इसको कन्वर्ट करो, यहां पे कैसे कन्वर्ट करोगे? 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 बना रहे हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना बनाएगा? सर डिवाइड कर दो 2/3, और इतने मोल कितने बनाएंगे? सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में 10 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 10 की पावर 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, तो 3.3 इंटू में 10 की पावर 3, इतने मोल्स बन जाएंगे। इतने क्या बन जाएंगे? मोल्स। अब जब आपको इसका मास निकालना होगा तो आप क्या करोगे? इस मोल को उसके मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? सर एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 1 17, तो आप इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। अब जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसमें सॉल्यूशन वाला जो पार्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी अब इनको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती क्या है? जैसे देखिए, हमने ये देखा कि हमारे पास CH4 है, तो CH4 में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो मास परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट कार्बन है, एक मोलिक्यूल में कितना परसेंट कार्बन है। जैसे आपके मैथ्स में या आपके मान लीजिए एग्जाम में 500 में से 495 नंबर आ गए आपके 11th क्लास में, ठीक है, मान लीजिए, आएंगे तो नहीं लेकिन मान लीजिए, तो मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या करते हो? आप टोटल मार्क्स लेते हो, केमिस्ट्री के मार्क्स लेते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, इसी तरीके से परसेंटेज निकालते हो, वही चीज करनी है। किसी भी चीज की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो उसका मास ले लो, वो जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका मास ले लो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन Na2SO4। मैं एक का करके दिखा देता हूं, बाकी का आप करना। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसका मास पता होना चाहिए। सर वो तो दिया नहीं है, तो मोलर मास मान लो। क्या मानो? मोलर मास। मोलर मास सोडियम सल्फेट का कितना होगा? सर एक सोडियम का होता है 23, तो 23 इंटू में सर 2 है तो 2, प्लस में एक सल्फर का होता है सर 32, एक सल्फर का कितना होता है सर? 32 होता है, तो 32 प्लस में सर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू में 4, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46 प्लस में 32 प्लस में कितना आ जाएगा? ये 64। इसको ऐड करोगे 6 4 10, 110, 142 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 142। अब बस क्या करना है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालनी है मान लो, तो सोडियम कितना प्रेजेंट था? सर सोडियम प्रेजेंट था 46, तो 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू में 100, जो भी आंसर आपका आएगा वो आपकी सोडियम की परसेंटेज हो जाएगी। आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है सर? 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 142, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका टोटल मास कितना है? 142 इंटू में 100। आपका जो भी आंसर आएगा आप यहां पे लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप सल्फर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सबसे, जो कि है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? जैसे मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब मेरे को इसको सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब जैसे मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं CH2O होल 6, ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ जी सर। तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट,
इसको हम बोलेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर के साथ रिप्रेजेंट करा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंपीरिकल फॉर्मूला। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि ग्लूकोज आप ऐसे लिखते हो, ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज होती है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा, सॉरी, इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा, मॉलिक्यूलर वेट दे देगा और बोलेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो वो निकालने का तरीका होता है, आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे सबसे पहले। और इससे कैसे फाइंड करेंगे सर? मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। सर कैसे? जैसे मान लीजिए CH2O का इंपेरिकल मास कितना होगा? सर इंपेरिकल मास क्या होता है आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसी का मास बता दो बस। तो सर एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का सर 2, एक ऑक्सीजन का 16। तो सर 12 और 2 14, 14 और 16 कितने हो गए सर? 30। इंपेरिकल वेट आ गया सर 30। ठीक है। और इसका हमने निकाला था 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। तो इसको जब आप काटोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और देखो मैंने यहाँ पे 6 लिखा था। ठीक है। तो यही तरीका होता है। अब सर हम कैसे फाइंड करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला? ग्लूकोज का तो आपने बता दिया, हम फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स याद रखो, फिर अभी मैं क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। क्या स्टेप्स हैं? स्टेप है, सबसे पहले जो भी मास परसेंटेज दी जाए उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, डिवाइड ईच ऑफ द मोल ऑब्टेन्ड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स देम, राइट डाउन द इंपीरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द। ये रूल आपके काम के नहीं है ना लिखने पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्या है क्वेश्चन के थ्रू? आपको बोला गया है एक कंपाउंड है जो कि कंटेन कर रहा है इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन और इतना परसेंट क्लोरीन। ठीक है। इट्स मोलर मास इज, उसका मोलर मास आपको दे रखा है इतना। ठीक है। आपको इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इसके मास में। सर मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे जैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करते थे। क्या होता था, किसी भी चीज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे? जैसे मैं आपके बोल दूं कि आपके पेपर में 98% मार्क्स आए हैं, मैथ्स में आपके 98% मार्क्स आए हैं, तो कितने मार्क्स आए हैं? तो आप क्या करते थे सर? 98 डिवाइड बाय 100 और इनटू में 100 ऐसे करते थे। तो कितना आ जाता था? ये 98 मार्क्स आए हैं सर मैथ में। यहां क्या लिखते थे? जो भी जिसमें से भी मार्क्स आते थे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप किसी भी कंपाउंड के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। सर मास ऑफ कंपाउंड तो कहीं मेंशन नहीं करा है, तो आप 100 लेके चलो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आसान करनी है। तो आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 लेके चल सकते हो। तो 100 लेके चलेंगे हम उस चीज को। ठीक है। चलिए देखते कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो जब आप इसको 100 लेके चलोगे तो ये यही आ जाएगा 4.07। आप कार्बन की बात करोगे, कार्बन का कितना मास आ जाएगा? आपके लिए आ जाएगा 71.65। आपके लिए क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा? क्लोरीन का मास आपके लिए आ जाएगा 98.6 ग्राम। ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करो मोल नंबर में। किसमें कन्वर्ट करो? मोल नंबर में। सर मोल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके मास से डिवाइड करके। जैसे हाइड्रोजन का मास आपको कितना गिवन है? 4.07। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। कितना होता है? रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लेना है, हाइड्रोजन गैस का नहीं। ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये गलत है। ठीक है। ये हाइड्रोजन है आपका। तो हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालोगे सर? 4.07 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो ये कितना आ गया? 4.07। मोल नंबर आप निकालोगे किसके लिए?
मोल नंबर आप निकालोगे कार्बन के लिए, तो कार्बन का मास कितना गिवन है 71.65 डिवाइडेड बाय एक कार्बन का कितना होता है 12। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा 6 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स लिख रहा हूं मैं, एकदम फिक्स्ड नंबर नहीं लिख रहा। उसके बाद मैं निकालूंगा क्लोरीन के मोल, मोल नंबर ऑफ क्लोरीन। तो सर क्लोरीन का दे रखा है आपको 71। मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? अच्छा, मैंने वैल्यूज गलत लिख दी हैं, सॉरी। चलिए शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। मैंने वैल्यूज गलत लिख दी है। क्या है, आपको हाइड्रोजन का मास दे रखा है 4 हाइड्रोजन का आपको मास दे रखा है 4.07, है ना। कार्बन का मास आपको दे रखा है 24.27 और क्लोरीन का मास आपको दे रखा था 71.65, है ना। मैंने यही गलत लिख दिया। तो ये दे रखा है, मोल नंबर निकाल लो। मोल नंबर कैसे निकालेंगे सर, 4.07 डिवाइडेड बाय एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो ये 4.07 आ गया। ठीक है, मोल नंबर आप किसका निकालोगे, कार्बन का। तो सर ये 24.27 है, इसको डिवाइड कर दोगे सर, एक कार्बन का 12 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका, अगर आप एक्यूरेट निकालना चाहो या छोड़ो, अगर हम बात करें मोल नंबर की क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय एक क्लोरीन का कितना होता है सर 35.5। ठीक है, तो ये भी आपका किसके आसपास आएगा 2 के आसपास। तो अब इसमें जो भी आपका सबसे छोटा नंबर आया है, सबसे छोटा नंबर क्या आया है 2, सबसे छोटा नंबर क्या आया है 2, तो उस 2 को लो और ये जितने भी मोल नंबर की वैल्यूज आई हैं उससे डिवाइड कर दो। तो मैं जब इसके सबसे छोटे नंबर से क्या करूंगा, मैं जब इसके सबसे छोटे नंबर 2 से सबको डिवाइड करूंगा, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये 2 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये 1 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये 1 आ जाएगा। तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला यही है कि सर आपके पास हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो ये आपका क्या आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। इसको अच्छे से अगर मैं लिखूं CH2Cl, ये हमारा क्या आ जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मैं क्या निकालूंगा, इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मैं निकालूंगा वेट। तो कैसे निकलेगा सर, एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, एक कार्बन का 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 14 में आप इसको ऐड करोगे ये 49.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका इंपीरिकल वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 98.6, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 98.6 डिवाइडेड बाय 49.5, इसको आप काटेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब इस इंपीरिकल फॉर्मूला को CH2Cl जो इंपीरिकल फॉर्मूला आया था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास C2H4Cl2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। हमारा आता है अब सॉल्यूशन वाला पार्ट। सॉल्यूशन वाले पार्ट में कुछ टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले मास परसेंटेज। सर ये मास परसेंटेज क्या होती है, वही अभी जो हमने करा, जैसे आप पेपर की परसेंटेज निकालते हो वैसी मास परसेंटेज किसी भी सब्सटेंस की निकाल लो। बेसिकली होता क्या है, जब मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ, ध्यान से देखना, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में हम एक ऐड करते हैं सॉल्यूट और एक चीज हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट। सर ये होती क्या है, जो चीज अमाउंट में सबसे ज्यादा होती है वो होती है सॉल्वेंट, जो चीज अमाउंट में कम होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं। इस चैप्टर में या केमिस्ट्री में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करा जाता है B से या फिर 2 से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है 1 से या फिर A से। ठीक है, तो अगर आपको मास परसेंटेज लिखना है किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, किसी का भी,
तो उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू में 100, तो आपको मास परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल ले, तो आप क्या करोगे? रेशियो लोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसका, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। जैसे देखिए, मोल फ्रैक्शन अगर मैं ए का सॉल्वेंट का निकालू तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के मोल्स कैसे लिखोगे? सर सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से, तो उन दोनों के मोल्स को ऐड कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालना है तो सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल। अब एक चीज याद रखने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है? जो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन का वो बराबर होता है मोल्स के रेशियो के। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मोलैरिटी पे। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितना सॉल्यूट डाला, उसी को एक्सप्रेस करा जाता है मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी होती क्या है हमारे पास? मोलैरिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन केमिस्ट्री में आपको कभी भी सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया जाएगा, एमएल में दिया जाएगा। तो एमएल को आप कन्वर्ट करोगे लीटर में, और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब मैं इस एमएल को 1000 से डिवाइड करूंगा 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू में 1000। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर या फिर मोलर, या फिर हम कैपिटल एम भी लिख देते हैं। और जो मोलैरिटी होती है वो चेंज करती है टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, अब आती है डाइल्यूट इक्वेशन। सर ये क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास एक पहले से ही सॉल्यूशन बना हुआ था जिसकी कुछ मोलैरिटी m1 थी और उसका वॉल्यूम v1 था। अब आप उसको रख के चले गए, ठीक है, और आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन आया, उसने उसमें पानी डाल दिया। अब आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको नई मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्या होगी उस सॉल्यूशन की। तो मान लीजिए नई मोलैरिटी हो गई m2 और नया वॉल्यूम हो गया v2। तो आप एक बात बताइए, क्या आपने सॉल्यूट ऐड करा? नहीं। तो सॉल्यूट तो बराबर होने चाहिए, जितने इस रिएक्शन में सॉल्यूट उतने ही इस रिएक्शन में सॉल्यूट। हाँ, तो सॉल्यूट जब बराबर है तो आप जब सॉल्यूट का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में क्या है? आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी m1v1 थी, आपने एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी m2v2 थी। आप दोनों को रख के चले गए, आपके छोटे भाई बहन ने उन दोनों को मिला दिया। तो अब आप क्या करोगे? पहले तो उनको पीटोगे, फिर आप बोलोगे कि अब नई मोलैरिटी क्या है। तो अगर मैं नई मोलैरिटी मिक्सचर की मान लूं m मिक्सचर और नया वॉल्यूम मान लूं v मिक्सचर, तो इस केस में एक बात बताओ, अगर यहाँ पे n1 मोल थे और यहाँ पे n2 मोल थे तो इसमें कितने मोल होंगे सॉल्यूट के? सर n1 प्लस n2 होंगे, n1 प्लस n2 होंगे। तो यही करना है आपको। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर किसके बराबर आ जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक जल्दी से, है ना। एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है और आपने 4 ग्राम NaOH डाला है, तो मोलैरिटी बता दो। आसान सवाल है, सॉल्व करोगे। सबसे पहले मोल निकालो NaOH के, कितने आ जाएंगे? सर गिवन मास है 4 ग्राम। अगर आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में कलर चेंज कर दूं। गिवन मास है 4 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होता है? सर सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1। तो सर ये आपके पास आ गया 40। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। तो अब सर मेरे को मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला सर आपने बताया
मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि मेरे पास 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर ml में दे रखा है तो ml वाला फॉर्मूला लगाओ 250 इंटू में, सर जब ml में लिखता हूं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉल्व करोगे 0 से 0 गया, 25 से जाएगा 4, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.4 मोल पर लीटर। इस तरीके से सवाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज द डेंसिटी इतना एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड बिंग इतना। अब देखो कैसे करेंगे सर इसको, इसमें तो कुछ बताया नहीं है, इंफॉर्मेशन फॉर्मूले से रिलेटेड पता ही नहीं है। देखो कैसे करेंगे, आपको मास परसेंटेज दे रखी है नाइट्रिक एसिड की, जब भी मास परसेंटेज ऐसे 69% दी जाए, आप क्या करो, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या मान लो, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 मान लो, क्योंकि 100 के साथ कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन मान लोगे आप 100 ग्राम। कितना मान लोगे 100 ग्राम। तो आपके पास मास ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 कितना आ जाएगा 69 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml। तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ लूं तो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ लूं तो सर डेंसिटी होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो मैं मास को डिवाइड कर दूंगा डेंसिटी से। तो मास कितना है आपके पास 100 और वॉल्यूम आपके पास कितना है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपका क्या निकाल देगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप इसको क्या करो, फॉर्मूले में रख दो, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, आपको मास ऑफ HNO3 पता है, तो यहां से आप मोल्स निकाल लोगे। सर कैसे निकाल लेंगे मोल, देखो मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 69, HNO3 का मोलर मास कितना होगा सर, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 48, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 करोगे, प्लस सर एक नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 48 और 1 49, 49 और 14 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो, यहां से आप मोल भी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे मोल, और फिर उसको आप फॉर्मूले में रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको मोल भी मिल गए सॉल्यूट के, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। याद रखना, मोलैलिटी के केस में मास ऑफ सॉल्वेंट है इन kg, मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन होता, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता था, यहां मास ऑफ द सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में रखोगे तो यहाँ 1000 से इंटू करोगे, और अगर आप मान लो केजी में ही रखते हो तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू में मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी रख दोगे। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, और हम इसको मोलल भी बोलते हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, है ना। क्वेश्चन में स्किप करा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, आप पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा, बाकी मैं सेपरेट वीडियो क्वेश्चन की लाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो सबसे पहला लॉ आता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लवाइजर ने। लवाइजर क्या कहता है कि मास को ना तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। आपको डायरेक्ट इनकी स्टेटमेंट याद करनी है क्योंकि आपके पेपर में इनकी स्टेटमेंट ही पूछेगा। सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है, इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ये क्या कहता है कि एक गिवन कंपाउंड हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट को कंसीडर करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। मतलब सर, मतलब ये कि अगर हमारे पास पानी है, हमारे पास क्या है
पानी है, तो पानी में क्या होता है हमारे पास H2O। सर 2 ग्राम होता है हमारे पास हाइड्रोजन, 16 ग्राम होता है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये लॉ क्या कहता है कि अब आप इस पानी को कहीं से भी ले आओ, आप न्यूयॉर्क का पानी ले आओ, आप 2 लाख रुपए वाला पानी ले आओ, आप गटर का पानी ले आओ, कहीं से भी पानी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 यानी कि 1:8 के रेशियो में ही पाया जाएगा। ठीक है, बाय मास वो इसी रेशियो में रहेंगे, ये हमें बताता है ये लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें दिया था डाल्टन ने। क्या कहता है ये कहता है अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। सर मतलब जैसे मान लो मेरे पास 2 एटम है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलके एक बनाया H2O और एक बनाया H2O2। इसको पेरोक्साइड बोला जाता है। तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट का मास क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा। ये लॉ बताता है हमें। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें आप देखोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो आप 16, अब देखो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है 2-2, आप इन दोनों का मास निकालोगे, आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:2 में आएगा। तो यही बात मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि अगर 2 एलिमेंट मिलके 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक का मास अगर फिक्स कर दो तो दूसरे का मास सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेल-यूसाक लॉ। क्या आता है? देख, हंसेगा कोई नहीं, जो हंसा बेटा उसको पाप लग जाना है, केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे। गेल-यूसाक लॉ, गेल-यूसाक लॉ क्या कहता है? अच्छा, दिया इसको गेल-यूसाक ने था, साइंटिस्ट का नाम था ये, हंसेगा कोई नहीं, फिर बता रहा हूं। व्हेन मास कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। मतलब सर जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करा रहा हूं नाइट्रोजन गैस के साथ, ताकि क्या बन जाए, अमोनिया गैस बन जाए। तो हमने अभी इसको बैलेंस करा था, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 2 आया था। ठीक है, ये आया था हमारे पास। तो मैंने क्या बोला था, इसको आप वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप वॉल्यूम का रेशियो देखोगे तो 3 वॉल्यूम ऑफ H2 1 वॉल्यूम ऑफ N2 के साथ मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 बना रहे हैं। तो ये रेशियो, ये जो नंबर है 213, ये सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यही ये लॉ बताता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है? ही स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मान लो एक कंटेनर में 2 गैसेस हैं, एक कंटेनर में 2 गैसेस फिल कर दी मैंने, ऐसे एक कंटेनर में मैंने क्या करी, 2 गैसेस फिल कर दी, दोनों ही सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं, दोनों ही सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मोल्स या फिर मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, मास नहीं बोला मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मोल्स और मॉलिक्यूल इक्वल होंगे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मोल्स एंड मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, मास इक्वल हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आती है। अरे चल जा भाई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल एटम से बना हुआ है। जैसे ये पेन है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल को हम आगे नहीं डिवाइड कर सकते, उन्हीं पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। ऑल एटम गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। जैसे ये जो पेन है, ये पेन के जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सेम। तो उनका मास भी क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस माइक की बात करूं, तो इस माइक में कुछ अलग एटम होंगे और इसका मास सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी
नहीं है, लेकिन इसमें जो भी एटम होंगे उनका मास एक दूसरे से सेम होगा, ये कंफर्म्ड है। नेक्स्ट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड कब बनते हैं, जब दो एटम फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। वही तो हमने बात करी थी कि मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। तो इसी के साथ ये जो वन शॉट है इस चैप्टर का, ये खत्म होता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो आप चाहे तो 1-2x पे देख सकते हैं ना, 1.5x 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।